हेलो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम आगे बढ़ते हैं आज। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमने डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हो सकता है इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये होता है कि किसी बॉडी के ऊपर एक बॉडी फोर्स लगाए तो दूसरी बॉडी भी पलट करके उसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो क्या लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट for every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। मीन्स लिख कैसे सकते हैं इसके अंदर, जैसे सपोज दो बॉडी ले ली, एक ए बॉडी ले ली, एक बी बॉडी ले ली। ठीक है, दोनों टकरा गए, ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है, दोनों आपस में क्या हो गई, टकरा गई। टकरा गई, ठीक है। तो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई, क्या लगाई, बॉडी ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई और बी ने ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई। मान लेता हूं लेट F12 वेक्टर फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A ड्यू टू B। ठीक है, और F21 वेक्टर मान लिया फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B ड्यू टू A। ठीक है, और एक चीज और मान लो, लेट टू बॉडीज A एंड B कोलाइड। दो बॉडीज A और B क्या कर गए, दोनों कोलाइड कर गए, टकरा गए। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये माना कि A ने बी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई और बॉडी बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाई, और कितनी कितनी लगाई वो हमने डिस्कस कर दी। यहाँ पे मान लिया F12 वेक्टर और F21 वेक्टर हमने मान लिया। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि F12 वेक्टर बराबर होगा F21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड में, इसमें मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो इसलिए हमने लिखा कि एवरी एक्शन, एक्शन का मतलब ये हो गया F12 वेक्टर, रिएक्शन का मतलब ये हो गया F21 वेक्टर। इसलिए कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हुआ। समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट कर लेंगे। फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. F12 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर। इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो और बता देता हूं कि हमने दो बॉडीज मानी है। इसकी एक्सप्लेनेशन या प्रूफ ये भी कह सकते हैं कि इसका मोमेंटम P1 वेक्टर मान लिया, इसका मोमेंटम P2 वेक्टर मान लिया। इनिशियल मोमेंटम है ये, क्या है, इनिशियल। ठीक है, टकरा गई, टकराने के बाद अलग अलग हो गई। ये मान लो इधर मूव कर गई, ये मान लो इधर मूव कर गई। इसका मोमेंटम P1 डैश मान लिया और इसका मोमेंटम P2 डैश मान लिया। ठीक है, मोमेंटम तो चेंज हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं टकराने के बाद वेलोसिटी सेम थोड़ी रह जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। मास पे तो खैर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये फाइनल है।
ठीक है, टकराने के बाद ये फाइनल, और ये क्या है इनिशियल, समझ गए होंगे। तो इनिशियल मोमेंटम है P1 वेक्टर और P2 वेक्टर, और फाइनल मोमेंटम है P1 डैश और P2 डैश। ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, क्योंकि इतना ही है अपने यहाँ पे इसका इतना सा कि भाई एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, ज़्यादा कुछ है नहीं सिलेबस में, थोड़ा कम करा है, हालांकि हम इसके एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो ये इनिशियल मोमेंटम मान लिया और ये हमने फाइनल मोमेंटम मान लिया, और ये जानते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके जस्ट बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन के थर्ड लॉ के जस्ट बाद डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आप समझ लो कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। इसके अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब ये है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम टोटल कितना हो गया, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, P1 डैश वेक्टर प्लस P2 डैश वेक्टर। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इसको मैं प्रूव कर दूंगा। इसके जस्ट बाद अगला टॉपिक है ये अपना। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा, इतना याद रख लो कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आओ, P1 वेक्टर माइनस P1 डैश वेक्टर, इसको उधर लेके चले जाओ। P2 वेक्टर, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का होगा, P2 डैश वेक्टर माइनस P2 वेक्टर, ये आया, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप। और इसको हम ये लिख दें, जैसे इसको ऐसे लिखा है, इसको भी ऐसे लिख दो, P1 वेक्टर माइनस P1 डैश वेक्टर माइनस बाहर लिख करके P2 वेक्टर माइनस P2 डैश वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस बाहर ले लिया तो P2 वेक्टर माइनस P2 डैश वेक्टर। इसे क्या कहते हैं, डेल्टा P। जब स्मॉल चेंज की बात आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, डेल्टा। उसको डेल्टा से लिखा जाता है। इतना आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे मैं इसको हटा करके लिख रहा हूं। ये डेल्टा P के बराबर आ गया। फर्स्ट के अंदर है, बॉडी ए के अंदर है मोमेंटम चेंज, तो डेल्टा P1। ये सेकंड में है तो माइनस ऑफ डेल्टा P2। ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जब हमने P1 माइनस P1 डैश लिखा है तो इसको भी P2 माइनस P2 डैश लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने माइनस बाहर लिया, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर ये लिख दो, डेल्टा T से डिवाइड, और इधर भी डेल्टा T से डिवाइड, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉडी के अंदर हुआ तो इसको क्या लिख दोगे, F12 वेक्टर। ये चेंज इन मोमेंटम सेकंड बॉडी के अंदर हुआ तो इसे क्या लिख देंगे, F21 वेक्टर, क्योंकि सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहलाता है, सेकंड लॉ की जो फोर्स है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर है। इसके बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर। ये अपना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हुआ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे दो बॉडीज ली, ए और बी। दोनों बॉडीज को टकरा दिया, टकराने से पहले उनका मोमेंटम P1 और P2 था, तो इनिशियल मोमेंटम P1 प्लस P2 हो गया। टकराने के बाद उनका मोमेंटम चेंज हुआ, क्योंकि जब बॉडी आपस में टकराएंगी, टकराने के बाद अलग अलग होंगी तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। डायरेक्शन हो सकता है सेम रहे या अपोजिट रहे, तो वो अलग अलग हो जाती है, तो इसलिए मोमेंटम भी डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है इनिशियल मोमेंटम P1 प्लस P2, फाइनल मोमेंटम P1 डैश प्लस P2 डैश। इसको मैं इधर लेके आया, ये माइनस का हुआ,
P1 वेक्टर माइनस P1 डैश वेक्टर, इसको इधर लेके गए तो ये माइनस का हुआ। ठीक है, इसको मैंने P2 को पहले लिखने के लिए माइनस बाहर ले लिया, तो P2 वेक्टर माइनस P2 डैश वेक्टर हो गया। P1 माइनस P1 डैश ये चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉडी के अंदर, P2 माइनस P2 डैश ये चेंज इन मोमेंटम सेकंड बॉडी के अंदर। तो इसको लिख दिया डेल्टा P1, इसको लिख दिया डेल्टा P2। दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्स्ट बॉडी के अंदर चेंज इन मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सेकंड बॉडी के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो इसको लिख दिया F12 वेक्टर बराबर, इसको लिख दिया क्या माइनस F21 वेक्टर। ठीक है, ये अपना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो गया, प्रूफ हो। इसके ऊपर कुछ एक बातें हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो हम डिस्कस कर देते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। इलस्ट्रेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Illustrations of Newton's third law of motion means example, ये कह सकते हो examples। पहला, book lying on a table, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, कैसे, ये टेबल है, ग्राउंड सरफेस है, यहां पे एक बुक रखी है। ठीक है, तो ये बुक कब तक रहेगी टेबल पे, जब तक टेबल रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, बुक कहाँ लगा रही है, फोर्स नीचे, तो क्या हो गया, एक्शन। टेबल बुक के ऊपर फोर्स कहाँ लगा रही है, ऊपर। टेबल बुक के ऊपर फोर्स कहाँ लगा रही है, ऊपर, ये क्या हो गई, रिएक्शन। ठीक है, तो जितनी फोर्स बुक टेबल के ऊपर लगा रही है, टेबल भी उतनी फोर्स बुक के ऊपर लगा रही है। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, the book exerts the force on the table downward, in downward, ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। एंड टेबल acts the force on the book अपवर्ड, ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। ठीक है, बुक नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है टेबल पे, टेबल बुक के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, तो एक्शन हो गया ना। तो जैसे ये कहूं कि बुक इसके ऊपर फोर्स टेबल के ऊपर लगा रही है, तो टेबल को सेकंड मान लूं, बुक को फर्स्ट मान लूं, तो ये तो क्या हो गया, F21 वेक्टर हो गया, ये तो F21 वेक्टर हो गया, और ये F12 वेक्टर हो गया। तो F12 वेक्टर कहाँ है, देखो ऊपर है, F21 वेक्टर कहाँ है, नीचे है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो क्या लिख सकते हो, माइनस। इस तरह ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या है, एग्जांपल है, बुक लाइंग ऑन ए टेबल। दूसरी बात है इसके अंदर, वॉकिंग, जब हम चलते हैं, वॉकिंग जब हम चलते हैं, जब हम चलते हैं तो हम जमीन को पीछे, पैर से पीछे धकेलते हैं, और जमीन हमें क्या, हाँ आगे धकेलेगी। तो हमने क्या किया, एक्शन किया, जमीन ने क्या किया, रिएक्शन किया। तो व्हाइल वॉकिंग पर्सन pushes the ground in backward direction, in backward, ये एक्शन मान लो इसको, एंड ग्राउंड
pushes the man, the person, in forward direction. ये रिएक्शन है, क्या हो गया ये रिएक्शन। तो वॉकिंग के अंदर एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। सेम टू सेम स्विमिंग, आप खुद लिख लेंगे। जब हम तैरते हैं तो हम पानी को हाथों से पैरों से पीछे की तरफ धकेलते हैं और पानी हमें कहाँ आगे लेके जाएगा। तो हमने क्या किया, एक्शन किया, पानी क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो स्विमिंग के अंदर क्या करोगे, व्हाइल स्विम ए पर्सन पुशेस द वाटर इन बैकवर्ड एंड वाटर पुशेस द मैन इन फॉरवर्ड। तो वो एक्शन हो गया और ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। ठीक है, सेम टू सेम लिखना है इसके अंदर, स्विमिंग के अंदर। चौथा है, इट इज डिफिकल्ट to drive an iron nail into wood without spotting it। इसका मतलब क्या है, जैसे ये मान लो वुड का टुकड़ा है, इसके अंदर हमें कील ठोकनी है, कील गाड़नी है। तो यहाँ पे हमने कील रख दी, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से मारे, बेहद मुश्किल होगा हमारे लिए इसके अंदर कील ठोकना। तो सपोर्टिंग का मतलब क्या है, इसको चाहे तो नीचे रख लो ग्राउंड पे, और चाहे जैसे यहाँ रख दो, मीन्स यहाँ रख दिया, दीवार के ऊपर रख दिया, सबका दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख करके और फिर कील ठोकेंगे हम, तो बेहद हमें क्या होगी, आसानी होगी। मतलब इस वुड को पीछे क्या मिल गई, सपोर्ट मिल गई। इस वुड को क्या मिल गई, पीछे सपोर्ट मिल गई। तो सपोर्ट मिल जाएगी तो कील इसके अंदर ड्राइव करना, ठीक है, ठोकना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, जमीन पे रख के कील ठोकते हैं या जमीन के अंदर कील ठोक, मतलब इसके अंदर वॉल के अंदर कील ठोकते हैं हम, वॉल के अंदर, तो भी ये वाली कील जब हम वॉल के अंदर ठोकते हैं तो भी हमें क्या रहती है, आसानी रहती है। बगैर सपोर्ट करे कील को ठोकना किसके अंदर, दीवार के अंदर, बेहद ही क्या है, हमारे लिए मुश्किल है। अगला है नंबर 5, it is difficult to walk on a slippery ground और सैंड। स्लिपरी ग्राउंड और सैंड के ऊपर चलना बेहद ही मुश्किल होता है, क्योंकि स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर तो क्या होता है, हमारे पैर फिसलेंगे तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट नहीं हो पाता। सैंड के अंदर क्या होता है कि हमारे पैर जमीन के अंदर धस जाते हैं, ठीक है, जैसे मरुस्थल के अंदर बहुत ज़्यादा रेत होती है तो वहाँ चलना बहुत ही मुश्किल होता है। बर्फ़ के अंदर जैसे आप कहीं घूमने गए हो तो वहाँ पे हमारे पैर क्या बर्फ़ के अंदर जम जाते, नीचे की तरफ धस जाते हैं, तो चलना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रॉपरली एक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये अपना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन था और उसके कुछ एक एग्जाम्पल्स थे। और हो सकता है खेतों के अंदर फव्वारे आप देखते होंगे तो बराबर बराबर पानी निकलता है, तो नीचे से वो नोजल वगैरह होती है, तो वो भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर ही काम करती है। क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, मशीन गन हैज ए मास ऑफ, दिया हुआ मशीन गन का मास 20 किलोग्राम, इट फायर्स 30 ग्राम बुलेट्स
at the rate of 400 bullets per second with a speed of, दे रखी है 400 मीटर पर सेकेंड स्पीड भी और नंबर ऑफ बुलेट्स भी 400 है। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, अब इसमें देखना एक्शन और रिएक्शन कैसे इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। मस्ट बी अप्लाइड टू कीप इन पोजीशन, ठीक है। किसके ऊपर निकालनी है फोर्स, गन के ऊपर निकालनी है, इस पोजीशन के अंदर रखने के लिए, ठीक है, मशीन गन को, कि वो क्या कर दे 400 बुलेट्स पर सेकंड फायर कर दे, जिसके अंदर मास ऑफ बुलेट हर एक का दे रखा है और नंबर ऑफ बुलेट्स भी अपने पास दे रखी हैं। तो इस पोजीशन के अंदर गन को रखने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ जितना चेंज इन मोमेंटम, जितना चेंज इन मोमेंटम गन के अंदर होगा उतना ही चेंज इन मोमेंटम किसके अंदर होगा, बुलेट्स के अंदर होगा। तो यहां से चेंज इन मोमेंटम बुलेट्स का निकाल लो या चेंज इन मोमेंटम गन का निकाल। गन के लिए हमें स्पीड पता नहीं है, बुलेट्स के लिए पता है, तो बुलेट्स के लिए सोल्व कर लेते हैं। एफ बराबर, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, ये क्या है, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट्स, बुलेट्स के लिए, ठीक है। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। नंबर ऑफ बुलेट्स दे रखी हैं तो n से क्या कर दो मल्टीप्लाई। टाइम 1 सेकंड दे रखा है पर सेकंड, टाइम क्या दे रखा है पर सेकंड, 1 सेकंड टाइम दे रखा है। तो चेंज इन मोमेंटम हमें यहां से आया m इंटू वी और टाइम के अंदर चेंज है कितना पर सेकंड, तो 1 सेकंड। नंबर ऑफ बुलेट्स दे रखी है तो n से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये ध्यान रहे मशीन गन के ऊपर फोर्स निकाली हमने टू कीप इन दिस पोजीशन यहां से, क्योंकि जितना चेंज इन मोमेंटम बुलेट्स के अंदर होगा उतना ही चेंज इन मोमेंटम गन के अंदर होगा। हाँ माइनस साइन लग जाएगा वो अलग बात है, यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दो। नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है 400, 400। मास ऑफ ईच बुलेट 30 ग्राम, ग्राम का किलोग्राम जरूर बना लेना, कितना हो जाएगा 10 की पावर -3। 1 ग्राम के अंदर होते हैं 10⁻³ किलोग्राम। वेलोसिटी दे रखी है हर एक की कितनी 400 × 400 डिवाइडेड बाई 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 10⁻³ है, 1 2 और 3, ये 3 प्लस की और 3 माइनस की कट गई, मल्टीप्लाई कर दो 4 4 × 12 12 × 4 48 और 2 0 न्यूटन, इतनी फोर्स आई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट हुआ, तो जितना चेंज इन मोमेंटम गन के अंदर होगा उतना ही चेंज इन मोमेंटम आपका बुलेट्स के अंदर होगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा। हाँ साइन माइनस का आएगा, ये ध्यान हम रखेंगे। तो यहाँ पे तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो साइन की कोई बात यहाँ पे थी नहीं, तो इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड के अंदर इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ फोर्स हो गई, एक तरफ टाइम हो गया। फोर्स है न्यूटन में, टाइम है सेकंड के अंदर, और ये ग्राफ दे रखा है, पहले स्ट्रेट लाइन है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड इम्पल्स, और दूसरा एक चीज और फाइंड कर लेते हैं, फाइंड फाइनल वेलोसिटी इफ इनिशियल वेलोसिटी इज, दे रखी है मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड। ये हमें निकालना है, ठीक है। 2 चीजें निकालनी है, फाइंड इम्पल्स और फाइनल वेलोसिटी, और फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है इम्पल्स का फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर, इम्पल्स होता है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया निकालें तो इम्पल्स आएगा, सारा एरिया निकाल लेंगे हम। पहले तो ये वाली ट्रायंगल बन गई ओ ए बी,
फिर ये एक रेक्टेंगल बन गया ए बी सी और डी, फिर ये लास्ट वाली ट्राइंगल बन गई सी डी और ई। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया, तो हमें यहाँ से 3 एरिया निकालने हैं और उसके बाद अपना क्या आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा। तो इम्पल्स क्या हुआ हमारा, तो पहले का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गई ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गई सी ई डी। ये 3 चीजें आप क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहां से अपना आंसर आएगा। क्या आ जाएगा, ए बी ओ का ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हो गई यहाँ से यहाँ तक 2 और हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक 4, प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड, तो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ये 2 है ये 3 है, 1 बच गया, तो ये वाली बच गई 1 और इंटू 4, 1 इंटू 4 प्लस 1/2, ये बच गया 3 और ये 2 5 है, तो 5 माइनस 3 2 बच गया और ये 4, 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 4 प्लस 4 प्लस कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 4 प्लस 4 प्लस 4 12 4 16 और इम्पल्स की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होती है, एक ही बात, न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आया, समझ गए। दूसरा हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ इसके अंदर बॉडी का मास दिया हुआ नहीं है, बॉडी का मास मान लेते हैं m है, बॉडी का मास भी यदि मान लेते हैं 2 किलोग्राम है, मास ऑफ द बॉडी इज 2 किलोग्राम और 5 इनिशियल स्पीड है, वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी और निकालेंगे। तो इतना तो एक चीज तो हो गई, हमारी इम्पल्स आ गया। दूसरा चेंज इन वेलोसिटी जो होती है डेल्टा वी, वो होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या मान ली मैंने v1, ठीक है, और इम्पल्स का फॉर्मूला होता है क्या, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यही होता है। तो I बराबर हो गया हमारा डेल्टा P की वैल्यू क्या हो गई m इंटू वी। तो I बराबर हो गया, मास तो चेंज हो नहीं रहा, कौन चेंज हो रहा है, डेल्टा V। तो डेल्टा V की वैल्यू आ गई मेरे पास कितना, I बाई m, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो ये आ गया I बाई m बराबर V2 माइनस क्या V1। I की वैल्यू कितनी आई है 16, मास की वैल्यू कितनी है 2, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, 8 दूनी 16, 5 इधर करके प्लस का हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी हो तो ये। तो इस वीडियो के अंदर हमने 2 चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपके इम्पल्स के जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रह गए थे वो हमने, और एक साथ साथ न्यू एक टॉपिक भी डिस्कस कर दिया, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लेते हैं एक बॉडी दे रखी है, ये बॉल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। एक क्रिकेट बॉल है या रबर बॉल है जिसका मास दे रखा है, मान लेता हूं कोई भी बॉल है 2 ग्राम मास है, ये v वेलोसिटी से 15 मीटर पर सेकंड से इस पॉइंट पे टकराए, ठीक, कितने एंगल पे 45 डिग्री पे, और रीबाउंड हो गई, क्या हो गई रीबाउंड, क्योंकि यहाँ पे टकराएगी, बॉडी ऐसे टकराएगी, मान लेते हैं ये बॉडी ऐसे टकराएगी, ऐसे तो नीचे गई ना ऐसे,
तो ये ऐसे टकराई तो ऐसे जाएगी और उतने ही एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया 45 और सेम स्पीड से v डैश भी मान लेता हूँ 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो क्या है डिफरेंट है, ये इधर आ रही है और ये इधर जा रही है। फाइंड इम्पल्स, फाइंड इम्पल्स। क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, किस तरह से लिख रखा है वैसे। A ball of mass 2 gram strikes on the wall with a speed 15 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal and rebounds at 90 degree to the initial and 45 degree to the horizontal. ठीक है, with the same speed. Find impulse. तो impulse का फॉर्मूला हम जानते ही, चेंज इन मोमेंटम के बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर डेल्टा पी फॉर्मूला था। क्योंकि इम्पल्स के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो पढ़ा था इम्पल्स आई बराबर फोर्स इनटू टाइम, दूसरा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी या P2 माइनस P1, और तीसरा एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। तो 2 तो हमने यूज कर लिए, तीसरा यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ से एक चीज समझना, इसका कंपोनेंट 2 कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो इधर आएगा v cos थीटा और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्टिकल डायरेक्शन बनाऊंगा तो चला जाएगा v sin थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट के लिए इसका ऐसे इधर कंपोनेंट बनाओगे तो ये हो गया v डैश cos थीटा और इधर आएगा तो v डैश sin थीटा। यहाँ से देखना ये दोनों कंपोनेंट तो इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो यहाँ पे तो चेंज इन मोमेंटम इनके कारण तो कितना हो गया 0, इनके कारण कितना हो गया 0। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, सेम है तो दोनों की जब डायरेक्शन सेम होती है तो क्या होते हैं ऐड होते हैं। तो क्या आएगा mv cos 45 प्लस mv डैश cos 45 हो गया। बट v और v डैश तो दोनों बराबर हैं, तो सीधा लिख दो 2mv cos 45, 2 इंटू मास 2 ग्राम दे रखा है 10 की पावर -3, स्पीड दे रखी है 15 और cos 45 होता है 1/√2, एक √2 से एक √2 काट दो, 15 दूनी 30, अंडर√2 गुणा 10 की पावर क्या हो गई -3, या 3√2 गुणा 10 की पावर क्या लिख दो -2। ये तो समझ गए ना आप, एक 0 यहाँ से कम करूंगा तो 10 की पावर क्या बच जाएगी -2 बच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। इस वीडियो के अंदर हमने 2 चीजें डिस्कस जो है वो कर ली हैं। एक तो आपका कंप्लीट हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके इलस्ट्रेशंस, उसके एग्जांपल्स। दूसरा हमने ये न्यूमेरिकल करे हैं कुछ एक इम्पल्स के ऊपर, तो वो हमने डिस्कस किए। और नेक्स्ट हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर ही बात करेंगे। तो इतना आप कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, और पीछे का मैं समझता हूँ कि आपने कर लिया होगा। थैंक यू।